नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर ध्वनि और तरंग से संबंधित है। तो इसमें देखेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को छोड़कर ना जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसमें से आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन है वो प्रयोगशाला तकनीशियन के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। जितने भी नए दोस्त हमारी इस वीडियो को पहले बार देख रहे होंगे, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को वीडियो है वो मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बोलता है दोस्तों, लगभग 20 डिग्री सेंटीमीटर के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में, लोहा में? तो यहाँ पर जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है दोस्तों, उसमें आपका जो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि माध्यम है और उसकी जो गति रहती है वो रहता है आपका लोहा में सबसे ज़्यादा रहता है। पानी में वैसे यहाँ पर है वो, इसमें 20 डिग्री में वो सामान्य रहता है ना? सामान्य रहता है, लेकिन लोहा में है क्या, वो ज़्यादा रहता है। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि का वेग होगा शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में कम, शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में ज्यादा, शुष्क एवं नम हवा दोनों में एक समान, इसके घनत्व पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि का वेग होगा शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में ज्यादा, है ना? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर ध्वनि का जो माध्यम है दोस्तों, ध्वनि का माध्यम है वो सबसे ज्यादा किस में होता है? जल में, इस्पात में, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखना है ना? तो यहाँ पर इसका जो माध्यम है उसमें आपको बताना है। तो कूट दिया हुआ है 1 2 3 है, ये तीनों के माध्यम को आपको बताना है। तो नाइट्रोजन, जल, इस्पात और नाइट्रोजन है ना? इसमें आपको ध्वनि की जो चाल है उसको आरोही क्रम में बताना है। तो सबसे पहले क्या रह जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पर सबसे पहले है आपका, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा होता है आपका जो जो माध्यम ध्वनि की मात्रा होती है वो होता है इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है ना? जो इस्पात है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका गैस में क्या होता है? गैस में न्यूनतम रहता है और फिर जल में रहता है ना? तो ये आपका रहता है सबसे ज़्यादा इस्पात में रहेगा, फिर जो गैस है उसमें, और फिर आपका जो जलीय माध्यम है उसमें, है ना? तो यहाँ पर जो देख सकते हैं, आपका जो कूट बनता है वो रहेगा दूसरा, इस्पात रह जाएगा, फिर आपका जो गैसें हैं उसमें रहेगा, फिर आपका जो जल है वो रहेगा। तो ये आपका जो कूट है वो बनकर आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, उसको देखिए। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज को सुनता है, तो उसे 2 बार आवाजें सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है दोस्तों? आपको ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है, जिसके वजह से दोस्तों ये बहुत लंबे दूर तक है क्या, सुनाई देते हैं। ध्वनि का आवाज है वो इस्पात में ज्यादा दिखे, किसकी अपेक्षा? वायु की अपेक्षा, है ना? क्योंकि ध्वनि का वेग है वो ठोस में गैस की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। ध्वनि का वेग इस्पात में सबसे ज्यादा होता है। कारण क्या है? कारण रेल की पटरी से होकर ध्वनि पहले पहुंचेगी, फिर बाद में वायु से होकर, इसलिए इसे 2 बार क्या है, आवाज सुनाई दे। तो इसमें 2 बार क्यों आवाज सुनाई दी? एक बार पहले इस बात में है जो लोहा है उसमें सुनाई दे, और दूसरे है वायु के जो माध्यम है उसमें दोबारा सुनाई देगा। तो इस बार उसको 2 बार है वो सुनाई देगा, है ना? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वायु में ध्वनि तरंग होती है तिरछी, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुम्बकीय या फिर ध्रुवीकृत? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुदैर्ध्य प्रकार की। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? इंफ्रारेड, एक्स किरणें, दृष्टिगोचर प्रकाश, रेडियो तरंगे? तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा लंबाई होती है दोस्तों, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की लंबाई किस में होती है? तो आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रेडियो तरंगों में। रेडियो तरंगों में जो लंबाई होती है दोस्तों वो सबसे ज्यादा होती है, इंफ्रारेड, एक्स किरणें और दृष्टिगोचर प्रकाश है उनसे ज्यादा, है ना? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पर नहीं जा सकती है? पानी में, निर्वात में, लोहा में या फिर वायु में? तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्वात
में ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है दोस्तों, वो पड़ती है, लेकिन निर्वात में यहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता है, जिसके वजह से यहाँ पर आर पर नहीं जा सकता है ना। तो निर्वात वाले स्थान पर आप नजदीक नजदीक रहेंगे तो आप बात भी करेंगे तो वहां पर आपको सुनाई है वो नहीं देगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, सूक्ष्म तरंगे या फिर रेडियो तरंगे। यहाँ पर किनका उपयोग है दोस्तों रिमोट में है वो किया जाता है नियंत्रण करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन डी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, रेडियो तरंगों का है उसको उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो टीवी को चलाने के लिए दोस्तों हमें सबसे ज्यादा रेडियो तरंग की उसकी आवश्यकता पड़ती है, यही उत्तरदायी होते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वालों के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह आपकी कितनी होते? 165 फीट, 165 मीटर, 6.5 फीट या फिर 6.5 मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो आपका जो दूरी होनी चाहिए न्यूनतम है वो आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 16.5 मीटर। क्योंकि प्रतिध्वनि सुनने के लिए दोस्तों जो परावर्तक सतह से ध्वनि की स्रोत की न्यूनतम दूरी कितना होती है? 33/2, है ना। ये 33/2 होते हैं, तो इसको आप काटेंगे यहाँ पर 16.5 मीटर है वो आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर का, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। यहाँ पर जैसे टीवी को हम स्विच ऑन करते हैं तो उसका श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, इसका कारण क्या है दोस्तों? ऑप्शन में दिए हुए, चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, या फिर चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से सुनाई देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होता है दोस्तों, आप एक दूसरे कोई भी व्यक्ति है वो बात करेंगे तो उसको सुनाई नहीं देगा, है ना, क्योंकि उसको माध्यम है वो नहीं मिलता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलन द्वारा, आवृत्ति मॉड्यूलन द्वारा, कला मॉड्यूलन द्वारा या फिर कोण मॉड्यूलन के द्वारा। तो यहाँ पर जो दूरदर्शन है दोस्तों उसमें प्रसारण करते हैं, उसमें जो चित्रों का संचरण होता है वो कौन से माध्यम में रहता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आयाम मॉड्यूलम के द्वारा। कारण क्या है? दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संचरण के लिए आवृत्ति मॉड्यूलन तथा चित्र संदेशों के लिए संचरण के लिए आयाम मॉड्यूलन है वो प्रयोग किया जाता है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। ऐसे प्रश्न है वो बार बार पूछे जाते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पराश्रव्य वे ध्वनि है जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक या फिर 1,000 हर्ट्ज से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पराश्रव्य ध्वनि है दोस्तों उनकी जो हर्ट्ज उनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को ही पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपको स्पष्टीकरण करना है, कथन और कारण दिया है उसको स्पष्ट करना है ना, और कौन किसका व्याख्या करते हैं इसको आपको कूट के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर कथन बोलता है, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में अंकित हो जाती है। कारण बोलते हैं, रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन था यहाँ पर, तो आपको ऑप्शन दिए गए, अब ए बी सी डी दिया है उसमें आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। यहाँ पर जो कहेगा दोस्तों क्या है, कथन है वो बिल्कुल गलत है और कारण क्या है वो बिल्कुल सही है। तो कथन क्या था यहाँ पर दोस्तों कि रेडियो तरंगों के चुंबकीय क्षेत्र में अंकित हो जाती है ना, तो ये वाला गलत है। और लेकिन रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है, ये बिल्कुल सही है। रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय प्रकृति है की होती है और वे सामान्यतः चुंबकीय एवं वैद्युत क्षेत्रों से क्या होते हैं? अप्रभावित रहती है ना। तो कारण यहाँ पर सही है लेकिन कथन है वो गलत है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज से 100,000 हर्ट्ज, या फिर 2 लाख हर्ट्ज से 4 लाख हर्ट्ज, यहाँ पर 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, है ना।
तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा मनुष्य की जो श्रव्यता की सीमा होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य में होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 5 डेसिबल, लगभग 10 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल, लगभग 100 डेसिबल। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। जब दो व्यक्ति है वो बात करेंगे तो 30 डेसिबल है कि उतनी ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। साधारण बातचीत में क्या है, ये 30 से 60 डिग्री है ना डेसिबल के बीच में क्या है जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है, 30 से 60 के मध्य में होता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको 10 बार है वो लगातार पूछा जा चुका है। 5 बार है पीएचडी के एग्जाम में पूछा गया है और 2 बार है शिक्षक कर्मी के एग्जाम है उसमें पूछा गया था, और हाल ही में 2023 में हुआ था शिक्षक कर्मी के एग्जाम, उसमें भी इस प्रश्न को देखने को मिला। साथ में जो लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें भी इस प्रश्न को पूछा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? उनकी आंखों के तारे बड़े होते हैं, उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, फिर वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होता है। तो इनका कारण क्या है दोस्तों? चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, तो इसका कारण क्या है? वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा क्या होते हैं? निर्देशित होते हैं, है ना। जिसके वजह से क्या होता है दोस्तों, यहाँ है ना, वो रात में क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, क्या बोलते हैं अगला प्रश्न, मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब होती है, कितनी होती है? 45 डेसिबल, 85 डेसिबल, 125 डेसिबल या फिर 155 डेसिबल। तो यहाँ मनुष्यों की जो शोर सीमा है दोस्तों, कितना शोर है उसको सह सकता है वो, तो ये होता है आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 डेसिबल है ना, उसको सुन सकते हैं, क्योंकि 90 डेसिबल किसी शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम शक्ति मनुष्य है दोस्तों, उसके यहाँ पर है जो 90 डेसिबल है ना, ये सब अधिकतम होता है। 90 डेसिबल क्या है? अधिकतम होता है, इतने तक है वो सुन सकता है। यहाँ पर 85 है वो करीब करीब यहाँ पर रहता है ना, तो इस वजह से यहाँ पर 90 न देने की वजह से 85 को लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन के, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि या फिर वायु में कण? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, डेसिबल किसको नापा जाता है? तो जो ध्वनि है उसको मापा जाता है। तो वायुमंडल में ध्वनि है उसको मापने, वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर है उसको नापने के लिए डेसिबल है उसका प्रयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्टेटमेंट वाला, फिर से है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको सीजीपीएससी के एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। तो ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन बोलते हैं, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। कथन दूसरा बोलते हैं, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। कथन तीसरा बोलते हैं, ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम में कम रहती है। तो यहाँ पर इसका कौन कौन से जो कथन है दोस्तों वो सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आप है ना, आपका ऑप्शन सी है ना, यहाँ पर तो जो आपका स्टेटमेंट एक है, कथन एक है ना, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि कारण क्या है, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। जैसे ठोस से गैसीय अवस्था में जाएंगे दोस्तों, है ना, तो जो ध्वनि की गति रहती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम में अधिक रहता है ना, ये भी चीज दी है यहाँ पर। और आपका ऑप्शन स्टेटमेंट ए है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो वह भौतिक राशि जो परिवर्तित नहीं होती, क्या वेग, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और अपवर्तनांक। तो यहाँ पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है दोस्तों ध्वनि, तो वो क्या होती है? उसकी आवृत्ति है वो परिवर्तित नहीं होता है ना, आवृत्ति है वो परिवर्तित नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ध्वनि तरल रेखा में गमन करती है, ध्वनि तरंग के रूप में गमन करती है, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, या फिर ध्वनि निर्वात में वायु की अपेक्षा गति करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जो गलत कथन है क्या होता है? ध्वनि निर्वात में वायु की अपेक्षा करती है। तो निर्वात में क्या होता है दोस्तों? यह शून्य होता है, यहाँ पर ध्वनि गति नहीं करता है। वायु में गति करता है, जल में गति कर सकता है, आपका
इस पर ठोस अवस्था उसमें गति कर सकते हैं, लेकिन जो निर्वात होता है उसमें नहीं होते, क्योंकि जब भी ध्वनि है सुनाई देगा कब, जब उसके लिए माध्यम उपलब्ध होगा तब, लेकिन निर्वात में माध्यम ही नहीं रहता, जिसकी वजह से वहां पर सुनाई दे। तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल गलत है और यही है सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, मानव कान कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकते हैं? 20 से 20 हर्ज, 20,000 हर्ज से 25,000 हर्ज, 10 हर्ज से 25 हर्ज और 20 हर्ज से 20,000 हर्ज। इसको टेट का एग्जाम हुआ था दोस्तों 2018 में, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था, 14 में भी पूछा गया और 18 में भी पूछा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के मध्य में क्या होता है, मनुष्य है वो सुन सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से क्या सही है या फिर नहीं है? इसको दोस्तों 2023 में प्री एग्जाम हुआ था, है ना, पिछले साल हुआ था एग्जाम, प्री हुआ था सीजीपीएससी का, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य में श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ज से 10 हर्ज किलो हर्ज है। 10 किलो हर्ज की आवृत्ति से अधिक की ध्वनियों की को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। भूकंप में मुख्य प्रघात तरंगों से पहले पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट है दोस्तों वो सही है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो ये हो गया दोस्तों ध्वनि पार्ट से। अब देखेंगे तरंग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर फिर से। यहाँ पर तरंग वाले भाग से 1, 2, 3 ऐसे करके पूरे 24 तक है, उसमें 24 क्वेश्चन लगेगा था, इसमें 24 क्वेश्चन, टोटल 48 प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? क्षोभ मंडल से, आयन मंडल से, क्षोभ सीमा से या फिर समताप मंडल से? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल से हो जाएगा, आयन मंडल से। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयन मंडल से क्या होती है दोस्तों? परावर्तित होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, गुरुत्वीय तरंगों के बारे में क्या सही है? यह ब्लैक होल से संबंधित है। इसकी कल्पना अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 100 वर्ष पूर्व की गई थी। इसकी खोज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटी वेव ऑब्जर्वेटरी में किया गया है। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही। गुरुत्वीय तरंगों के बारे में क्या सही है? तो इसकी कल्पना अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 100 वर्ष पूर्व की गई थी, है ना। इसको सीजी व्यापम के द्वारा पटवारी के एग्जाम होता 2016 में, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक टेलीविजन का रिमोट किससे से संबंधित है? एक्सरे से, पराबैंगनी किरणों से, अवरक्त संकेत से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक टेलीविजन का रिमोट किससे से संबंधित होता है दोस्तों? अवरक्त संकेत से है, यहाँ पर से होता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात में देखने वाले नाइट कैमरे में होती है? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे। तो यहाँ पर क्या चीज है? तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अवरक्त तरंगे। यहाँ पर है ना, देखने का जो नाइट विजन है वो कैमरे में प्रयोग किया जाता है, तो अवरक्त तरंगे उसको प्रयोग है वो किया जाता है। सीजी व्यापम के द्वारा पटवारी 2016 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेजर तकनीक का आजकल शल्य चिकित्सा में उपयोग किया जाता है क्योंकि लेजर में सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है, लेजर का न्यूनतम विचलन होता है, लेजर सुगमता से उपलब्ध रहता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, लेजर का न्यूनतम विचलन होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित रंगों के तरंगों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नारंगी, नीला, पीला, बैगनी। तो यहाँ पर इसको व्यवस्थित कैसे करना है दोस्तों? जो उनकी तरंग दैर्ध्य है उनके आधार पर आपको सबसे ज्यादा है वो अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा क्या चीज आ जाएगा दोस्तों? आपका सबसे ज्यादा होता है बैगनी रंग में, इसका तरंग दैर्ध्य है वो होता है, इसका है ना, जो कितना होता है बैगनी रंग है वो 400 से 450 मीटर है, वो तरंग दैर्ध्य की होती है, 400 से 450, है ना। आपका उसके बाद आ जाएगा आपका नीला रंग है, उसका आ जाएगा नीला रंग है वो 450 से 490 है, वो रहता है। उसके बाद पीला है, पीला है उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है 560 से 590 होता है तरंग दैर्ध्य। और नारंगी रंग है, नारंगी रंग है उनका होता है 590 से आपका 630 होता है
है ना। तो यहाँ पर इसका जो बढ़ते क्रम है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी क्वेश्चन है 4 2 3 1 है, ये वाला आपका ऑप्शन भी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्न विकिरणों को उनकी आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रेडियो तरंगे, एक्स के रेस, सूक्ष्म तरंगे, पराबैंगनी तरंगे। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले क्या चीज़ है दोस्तों, वो आएगा। तो सबसे पहले आपका एक्स रे है वो आ जाएगा, बी है वो वाला आ जाएगा। उसके बाद आपका पराबैंगनी किरण है, यहाँ पर डी है ऑप्शन है, यह जो पराबैंगनी है आ जाएगा। फिर आपका जो सी है वो आ जाएगा सूक्ष्म तरंगे, और लास्ट में आपका आ जाएगा दोस्तों ए, है ना। तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखना है ऐसे, है ना। तो इसमें यहाँ पर लगा सकते हैं, तो आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो सॉरी बढ़ते क्रम बोल दिया था, यहाँ पर घटता क्रम है उसमें व्यवस्थित करने। तो सबसे पहले क्या है, एक्स किरण, फिर पैराबैंगनी, फिर सूक्ष्म तरंगे, और फिर रेडियो तरंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। लेबर इंस्पेक्टर की एग्जाम हो तो उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्न के मध्य कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, लाल प्रकाश, या फिर रेडियो तरंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका जो ऑप्शन डी है, बिल्कुल से हो जाएगा रेडियो तरंगे। 2017 में फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक्स किरण नलिका से निकलने वाला या फिर वाले एक्स किरण पुंज क्या होते हैं। एक्स रे बीम क्या होते हैं, एक वर्णी होगा। एक के सभी तरंग दैर्ध्य जो कि एक निश्चित अधिकतम तरंग दैर्ध्य से कम हो, या फिर के सभी तरंग दैर्ध्य जो कि एक निश्चित न्यूनतम तरंग दैर्ध्य से अधिक हो, या फिर के सभी तरंग दैर्ध्य जो कि एक न्यूनतम एवं अधिकतम तरंग दैर्ध्य के बीच होगा। यहाँ पर एक्स किरण है ना, एक्स किरण नलिका से निकलने वाली जो किरण पुंज होती है दोस्तों क्या होता है, आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्स किरण बीम के सभी तरंग दैर्ध्य जो क्या होते हैं, एक निश्चित न्यूनतम तरंग दैर्ध्य से अधिक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 34वां नंबर का प्रश्न है, भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र का नाम क्या है। केस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, ऑडियोमीटर, या फिर गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर जो यंत्र है दोस्तों उससे आपको 2 से 3 प्रश्न है दोस्तों वो बिल्कुल देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी आपको यंत्र है और मापक है ना, उनको आप रट्टा लगा लीजिएगा। ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। इसमें यहाँ पर भूकंप का पता लगाने के लिए दोस्तों आपका जो सिस्मोग्राफ है उसका उपयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, ट्रैफिक सिग्नलों में यात्रियों को रोकने हेतु लाल बत्ती का उपयोग क्यों किया जाता है। जो ट्रैफिक सिग्नल होता है दोस्तों उसमें लाल बत्ती के रूप में रेड रंग है उसका उपयोग किया जाता है। तो उसका कारण क्या है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है, यह सुंदर दिखता है, खराब दृष्टि वाले लोगों को भी यह दिख जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका कारण क्या है दोस्तों, जब जो लाल रंग है उसके जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होती है, सबसे लंबा होती है ना, जिसकी वजह से उसको उपयोग क्या है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है अवरक्त किरणें, पराश्रव्य तरंगे, दृश्य प्रकाश, या फिर एक्स किरणें। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीटी स्कैन करने के लिए एक्स किरण है उसकी प्रयोग है वो किया जाता है, क्योंकि जो सीटी स्कैन है जिसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों के आकार देखा और रोगों का पता लगाया जाता है, इसके लिए एक्स किरण है उनका प्रयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, दो उत्तरोत्तर श्रृंग मतलब सक्सेसिव क्रिएस्ट अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त सक्सेसिव थोड़ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो आपके उत्तरोत्तर गर्त है उनके बीच की जो दूरी है उनको तरंग दैर्ध्य वेव लेंथ है वो कहा जाता है ना। इसको जो तरंग दैर्ध्य जो है वेव लेंथ है उसको लैम्डा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे होती है, दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, या फिर माइक्रोवेव। तो यहाँ पर जो दूर संचार है दोस्तों उसके लिए जो प्रयुक्त किया जाता है वो होता है आपका जो माइक्रोवेव है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, माइक्रोवेव का है वो प्रयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग, एक्स किरण, या फिर गामा किरण। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण क्या है वो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्वनि
तरंग किसी माध्यम से यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 16वां नंबर का प्रश्न, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शून्य तरंगे में संचरण नहीं कर सकती क्या? तो ध्वनि है वो नहीं कर सकती है। कारण क्या है? ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात या शून्य में गति नहीं कर सकती है ना। तो यहाँ पर शून्य के मतलब क्या है? निर्वात है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रात्रि दृष्टि उपकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग जिसको इंफ्रारेड वेव बोला जाता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक प्रकार है। इनकी तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश से क्या होती है? अधिक होती है और इसका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण करने, रात्रि दृष्टि आदि के लिए जो सैनिक है द्वारा उनके द्वारा किया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें या फिर दृश्य प्रकाश। यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक्स किरणें। एक्स किरणें विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का क्या किया जाता है दोस्तों? अध्ययन है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न के मध्य कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है? एक्स किरण, बैगनी प्रकाश, लाल प्रकाश या फिर रेडियो तरंगे। तो आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रेडियो तरंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक पूर्ण तरंग दृश्यकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ज है तो निर्गत आवृत्ति होती है 50 हर्ज, 100 हर्ज, 25 हर्ज या फिर 75 हर्ज। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 100 हर्ज। क्योंकि जो दिया है जो आवृत्ति है दोस्तों वो 50 हर्ज होता है और निर्गत आवृत्ति क्या होता है? निर्गत आवृत्ति है आपका यहाँ पर तो 50 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा वो 100 हर्ज है वो आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, अप्रगामी तरंगों और प्रतिनिधि निम्नलिखित किस ध्वनि की घटना पर आधारित होती है? व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन या फिर परावर्तन। तो यहाँ पर अप्रगामी तरंग और प्रतिध्वनि है वो दोनों क्या है? परिवर्तन पर की घटना है दोस्तों, उसके ऊपर है आधारित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कृष्ण पिंड 1.56 म्यूक्रॉन मीटर तरंगदैर्ध्य पर तथा 2000 केल्विन पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। किस ताप पर वह अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करेगा यदि उसका तरंगदैर्ध्य 1.8 म्यूक्रॉन मीटर हो? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, 1733 केल्विन पर है। ये क्या करता है? जो तरंगदैर्ध्य वो उत्पन्न करता है ना, अधिकतम तरंगदैर्ध्य उसको उत्पन्न करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस संचार तरंग की बैंड चौड़ाई सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर अंतरिक्ष संचार, प्रकाश तंतु संचार, लाइन संचार या फिर उपग्रह संचार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन भी बिल्कुल हो जाएगा, प्रकाशित तंतु संचार। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? संचरण हेतु ध्वनि तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी है बिल्कुल से हो जाएगा, ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक है। तो ये क्या है? गलत वाला है और यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत सही नहीं है। उसको पूछेगा तो ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक है तो ये गलत है। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों जो कि डाउटफुल रहेगा, आप उसको खोजकर हमें बताइएगा कि कौन सा उसका आंसर है वो गलत है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।